ये सेम क्वेश्चन 2021 जेईई मेन में पूछा है, लेकिन 4 ऑप्शन दे करके। चाहिए क्या ऑप्शन? तो ले लो। क्वेश्चन ऐसा है, द ट्रायंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल ऑफ रेडियस r। पहला ऑप्शन है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद बेस इक्वल टू 2r। आइसोसेलेस बेस इक्वल टू 2r। दूसरा ऑप्शन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ हाइट इक्वल टू 2r/3। तीसरा ऑप्शन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग ईच ऑफ इट्स साइड्स। थर्ड ऑप्शन को ऐसे लिख सकते हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड √3 × r। चौथा ऑप्शन राइट एंगल ट्रायंगल हैविंग 2 ऑफ इट्स साइड ऑफ लेंथ 2r and r। क्या? थर्ड ऑप्शन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग ईच ऑफ इट्स साइड ऑफ लेंथ √3r। हाँ, ये बहुत सिंपल है, इसको याद भी रख सकते हैं। 1 ओमेगा स्क्वायर से सबसे बड़ा ट्रायंगल बनता है। कॉम्प्लेक्स नंबर याद तो होगा। बीच का एंगल रहेगा कितना? 60 60 60। इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है। चलो सवाल लिखो। दूसरा क्वेश्चन लिखो सर। A wire of length 2 units a wire of length 2 units is cut into 2 parts. A wire of length 2 units is cut into 2 parts which are bent respectively to form a square. Which are bent respectively to form a square of side x unit and a circle of radius r units. एक 2 मीटर लंबा केबल है, उसे बीच में से टुकड़ा कर दिए। अब इस एक टुकड़े से हम स्क्वायर बनाएंगे और दूसरे टुकड़े से हम सर्कल बनाएंगे। तो सवाल ये उठ रहा है कि कितना बड़ा स्क्वायर बनाओगे, कितना बड़ा सर्कल बनाओगे, ताकि दोनों का मिला के वॉल्यूम नहीं, एरिया मैक्सिमाइज हो। इफ द सम ऑफ areas of the square and the circle so formed is minimum. Sum of areas of the square and the circle so formed is minimum. Then ये भी p/q का ही क्वेश्चन है। देन 4 ऑप्शन लिखना पड़ेगा। ये सर्कल है, 0 नहीं। देन 4 - पाई टाइम्स ऑफ x इक्वल टू πr। दूसरा x इक्वल टू 2r। तीसरा 2x इक्वल टू r। चौथा 2x इक्वल टू पाई + 4 टाइम्स ऑफ r। चलो एक और क्वेश्चन दे ही देता हूँ और फिर उसके बाद सभी सॉल्व करेंगे। नहीं, पहले सॉल्व ही कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या था? सर्कल के अंदर ट्रायंगल डालना था। पहले सवाल के अनुसार सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल डालना है।
ये चीज़ आप याद रख सकते हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल ही इसका सबसे बड़ा एरिया बनेगा। ऐसे याद कर लो, क्योंकि हर बार कर पाओगे तो ये तो मुश्किल है। ये अपना 1,0 हो गया, ये अपना ओमेगा हो जाता है, और ये ओमेगा स्क्वायर, यही वो ट्रायंगल है जिसका मैक्सिमम एरिया बनता है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ, साइड कितना हो जाएगा इसका, ये डिस्टेंस r है, तो इसका साइड कितना हो जाएगा, √3r हो जाएगा। पर आपको समझ आ रहा है कैसे कैसे? ऐसे देख लो, ये ओमेगा जो चीज़ है ये होता है -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, और ये पॉइंट -1/2 कामा -√3/2 होता है, और ये पॉइंट -1/2 कामा √3/2 होता है। तो √3/2 और √3/2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, √3/2 ये हाइट अब प्लस ये हाइट, √3/2 टाइम्स, अब ये वो यूनिट सर्कल के लिए होता है, और अगर सर्कल का रेडियस बढ़ाएंगे तो टाइम्स ऑफ r, ये √3r। ये चीज़ याद ही रख लेना। ये क्वेश्चन इसीलिए दिया था ताकि ये चीज़ आपको बता दें और याद रख पाओ आप। दूसरा सवाल क्या था, सर्कल के अंदर रेक्टेंगल डालना है, क्या डालना है? अरे नहीं, उससे पहले सर्कल को रेक्टेंगल से भरना था, वो क्वेश्चन नहीं दिए हैं। अच्छा, तो फिर वायर को तो उससे कट करो, यही तो है वो क्वेश्चन। ओके, मान लीजिए कि ये जो है वो 2 मीटर का है। अब इसमें x x x x 4x का ज़रूरत है, तो वायर को एक हिस्से से यहाँ से कट कर देते हैं, तो यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 4x, बट 4x, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 - 4x। एरिया मिनिमम करना है, एरिया बता दो, एरिया हो जाएगा x² अब प्लस ये है सर्कल का पूरा पेरीमीटर, तो सर्कल का पूरा पेरीमीटर होता है 2πr = 2 - 4x। तो मैं तो कहता हूँ कि πr = 1 - 2x है, तो r = 1 - 2x/π है। तो अब πr² करना है, πr² ही ना करना है, तो πr², तो πr² का मतलब है x² + π × 1 - 2x का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय पाई का स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो गया, x² πx² +1 + 4x² - 4x डिवाइडेड बाय पाई, पाई +1 टाइम्स ऑफ x, पाई प्लस, इतना तामझाम क्यों कर रहे हैं, सीधा सीधा डिफ्रेंशिएट ही तो करेंगे। ये एरिया ऑफ x मिल चुका है, a' ऑफ x, सिंप्लीफाई नहीं करना है, 1/π टाइम्स ऑफ, डिफ्रेंशिएट कर दो, दी दो डायरेक्ट, 2πx अब प्लस 8x -4 = 0 पुट कर देंगे, तो 2 4 और ये 2 कैंसिल हो गए,
x का कॉफिशिएंट हो जाएगा पाई प्लस 4, पाई प्लस 4 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4। आगे क्या पूछा है सवाल में है? अच्छा, ये ऑप्शन दिया है, x और r का रिलेशन पूछा है, कौन सा ऑप्शन है? अच्छा, r में x की वैल्यू डालना है, तो 1 माइनस 2x, तो 2 टाइम्स अब x के बदले 2 बाय पाई प्लस 4 और डिवाइडेड बाय पाई, तो पाई आर कर देते हैं, पाई आर इक्वल टू पाई प्लस 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4, पाई आर इक्वल टू पाई बाय पाई प्लस 4। कौन सा रिलेशन? पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर इक्वल टू 1 बाय पाई प्लस 4, आर इक्वल टू 1 बाय पाई प्लस 4। इससे कहाँ कौन सा रिलेशन? इससे नहीं आया वो रिलेशन। आपको दिख रहा है क्या? क्या हाँ, तो ठीक, मारो खुद, मैं क्यों देखूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर एक राइट सर्कुलर कोन का स्लेंट हाइट फिक्स दिया है और उसका मैक्सिमम वॉल्यूम पता लगाना है, कि मतलब स्लेंट हाइट ऐसे रखोगे कि ऐसे रखोगे कि इतना कितने एंगल पे झुकाओगे ताकि हाइट वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए। कौन ऐसा दिखता है आपके हिसाब से? ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, तो कितने कैसा रखा जाए ताकि वॉल्यूम मैक्सिमम हो? स्लेंट हाइट फिक्स है, बताओ, सवाल लिखो, जेई का ही है। Maximum volume of the right circular cone, maximum volume of the right circular cone having slant height 3 meter, maximum volume of the right circular cone having slant height 3 meter। चलो एक सवाल और कर ही लो। अच्छी बात है, आप लोग सवाल बना ले रहे हो। द मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, द मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग इट्स बेस, having its base maximum area of the rectangle having its base on the x-axis, on the x-axis and its other two vertices, and its other two vertices on the parabola, other two vertices on the parabola, other two vertices on the parabola, y equal to 12 minus x square, such that the rectangle lies inside the parabola, the rectangle lies inside the parabola। हो गए? ये जो क्वेश्चन रहा होगा उसको मैं बना करके और फिर थोड़ा सा सिंगेज पे आते हैं। क्या था क्वेश्चन, जरा बताना मुझे। अच्छा, स्लेंट हाइट फिक्स है 3 मीटर,
तो राइट सर्कुलर कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है? स्लेंट हाइट फिक्स है 3 मीटर, तो इसका रेडियस को मान लेते हैं हम r, और इस प्रकार से हम कोन बना देते हैं। ओके, और हाइट को मान लेते हैं हम h, और स्लेंट हाइट दिया हुआ है 3 मीटर। तो ये बात तो तय हो गया कि r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल टू 9 है। एक रिलेशन r h में आ गया। अब हमको वॉल्यूम मैक्सिमम चाहिए, तो बोल दो वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये होता है ना। जिन लोगों को कन्फ्यूजन हो तो सॉलिड ज्योमेट्री में जितने भी स्टैंडर्ड डायग्राम होते हैं, स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं, उसका वॉल्यूम उस शीट में लिखा हुआ है, उससे रिलेटेड वॉल्यूम, एरिया, सरफेस एरिया सब लिखा हुआ है। तो 1/3, ये पहले तो इसे वॉल्यूम को r या h में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन का डिमांड क्या है, r के टर्म में कि h के टर्म में? कि वॉल्यूम को ही मैक्सिमम करना है, तो r या h किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। r में रख लेते हैं 1/3, लेकिन r में अगर रखेंगे तो हो सकता है कि ये बाय क्वाड्रेटिक आ जाए। h में भी वही आ सकता है, पाई r स्क्वायर, h के बदले नहीं, r स्क्वायर के बदले 9 माइनस h स्क्वायर पुट करना ज़्यादा आसान होगा कैलकुलेशन में। 9 माइनस h स्क्वायर इंटू h, तो वॉल्यूम इज फंक्शन ऑफ h हो गया। तो π/3 टाइम्स ऑफ 9h माइनस h क्यूब। तो अब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू हाइट, वो π/3 टाइम्स ऑफ 9 माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इससे h स्क्वायर की वैल्यू 3 आ जाएगी, h की वैल्यू प्लस माइनस √3, तो हाइट की वैल्यू माइनस √3 तो हो ही नहीं सकती। प्लस √3, तब अगर h प्लस √3 आ गया तो r कितना आ जाएगा? 9 माइनस h स्क्वायर का रूट, तो √6, तो मैक्सिमम वॉल्यूम आ गया। ये मत कहना कि मैंने समझा, 9 माइनस h स्क्वायर का रूट हो जाएगा r की वैल्यू, h स्क्वायर की वैल्यू 3 है, तो 9 माइनस 3 6 होता है, 6 होता है। वॉल्यूम π/3 इंटू r स्क्वायर बोले तो 6 इंटू h बोले तो √3, मतलब 2√3 पाई। ये कौन सा ऑप्शन था? क्या? थर्ड ऑप्शन। ये किस चीज से बना है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में फंसने का तो कोई संभावना नहीं बनता है कोई बच्चा फंसे। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में फंसे तो ये तो बड़ी खुशनसीबी। चलो, अभी लो थोड़ा सा ठीक सवाल, वैक्यूम से ऊपर उठ के। एज्यूमिंग द पेट्रोल बर्न्ड, इसके लिए थोड़ा स्पेस छोड़ करके लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में मौका मिलेगा आपको लिखने के लिए, बहुत मौका मिलेगा। एज्यूमिंग द पेट्रोल बर्न्ड ब्रैकेट में पर आवर घंटा। Assuming the petrol burn per hour in driving a motor boat varies as the cube of its velocity. Varies as the cube of its velocity. Varies as the cube of its velocity.
Find the most economical speed. Find the most economical speed find the most economical speed in miles per hour. In miles per hour. If it is going against the current. If it is going against the current. C miles per hour. C miles per hour. करंट इस तरफ जा रहा है पानी. C miles per hour. अब और बोट को इस तरफ जाना और वेलोसिटी निकालना है. मोस्ट इकोनॉमिकल वेलोसिटी. चप्पू चप्पू गोली मारो, क्वेश्चन बनाओ. मोटर बोट है, चप्पू लेके क्या करेंगे? करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में C माइल्स पर आवर के हिसाब से. पेट्रोल बर्न पर आवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स वेलोसिटी. ये मोटर बोट का वेलोसिटी क्यूब v क्यूब होगा तो एक्चुअल वेलोसिटी v क्यूब माइनस c होगा. मतलब स्पीड होगा v क्यूब तो वेलोसिटी v क्यूब माइनस c होगा. फिजिक्स आप लोग जानते ही हो ना ये सब चीज़. इसमें गलती कर दोगे तो फिर तो लानत है. चलो अब थोड़ा हिंट दे देता हूँ, उसके बाद ट्राई करो. सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ. पेट्रोल बर्न को आप P मान लीजिए. पेट्रोल बर्न को आप P मानोगे. क्वेश्चन में क्या क्या दिया है जरा एक बार पढ़ लेता हूँ. Assuming the petrol burn in driving a motor boat varies as the cube of its velocity. Show that. लेट P जो है वो पेट्रोल बर्न. तो P इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स ऑफ क्यूब ऑफ इट्स वेलोसिटी दे दिया. ठीक है. मान लीजिए कि ये बोट यहाँ से लेकर के और एक डिस्टेंस यहाँ तक पहुँचा है और ये पूरा डिस्टेंस D कवर किया. डिस्टेंस D कवर किया और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में बोट को टाइम लगा है T. तो अब हम इतने डिस्टेंस में जो टाइम लगा है उसके अकॉर्डिंगली इसकी मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी निकालेंगे. तो एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी बोट की? एक्चुअल वेलोसिटी हो जाएगी v माइनस C माइल्स पर आवर, क्योंकि v माइल से वो जा रहा है और नीचे से सरक जा रहा है C माइल पीछे. तो v माइनस C माइल्स पर आवर इसकी एक्चुअल वेलोसिटी हो जाएगी. इस वेलोसिटी से d डिस्टेंस कवर करने में इसे टाइम कितना लगेगा? टाइम टू कवर
डिस्टेंस d इज इक्वल टू, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो d अपॉन v माइनस सी, ये टाइम का फॉर्मूला हो गया। और अगर वो 1 घंटे में यानी 1 यूनिट टाइम में इतना पेट्रोल बर्न कर रहा है तो t यूनिट टाइम में कितना पेट्रोल बर्न करेगा? दिस इंटू दिस। सो टोटल पेट्रोल बर्न फॉर टाइम t is equal to पेट्रोल बर्न पर आवर, पर यूनिट टाइम, पर आवर ही लिखते हैं। तो 1 घंटे में P पेट्रोल बर्न कर रहा है तो T घंटे में PT करेगा। अब PT का मतलब है P इंटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय P का मतलब है V माइनस सी। अब P का मतलब भी कुछ है और वो है kV क्यूब। अब इसके आगे मैं क्यों करूं? पूरा क्वेश्चन का मैं 80% सॉल्व कर चुका हूं, रेस्ट ऑफ 20% आप करो। क्वेश्चन का मैं फॉर्मुलेट कर चुका हूं। अब क्या आ गया क्या आपका? कितना? 5/3 हैं? 5/3 नहीं आया? आना भी नहीं चाहिए। वो तो बस मैंने लॉलीपॉप दिया था ताकि सब लोग 5/3 लाने पे कोशिश करें। देखो, जब तक ये निर्धारित नहीं करो कि उसमें कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, तब तक डिफरेंशिएट करने में बड़ी तकलीफ होने वाली है, क्योंकि मालूम ही नहीं चलेगा किसको डिफरेंशिएट करना है। तो बताओ d क्या है, कांस्टेंट की वेरिएबल? d। हम इन्हें एक फिक्स डिस्टेंस तय किया है ना, यहाँ इतने डिस्टेंस में हम हमारा एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करेंगे, तो d हमारा कांस्टेंट हो गया। इसमें यूज होने वाला c क्या है? ऑफकोर्स पानी की रफ्तार कांस्टेंट ही रहती है आइडियली। के तो कांस्टेंट ही है। यहाँ वेरिएबल कौन है? बस v। तो इसके आगे करो ना, आंसर है 3c/2, 5c/3 नहीं। अभी आया क्या 3c/2? अब एक बार वापस समझ लो सवाल को क्या किया। हाँ, पर लेकिन एक बात मैं साफ कर दूं कि ऐसे मेरे हिंट से सवाल बना रहे हो तो ये मत समझना कि आपने बना लिया हो। इस तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंसी नहीं आ पाएगी। क्वेश्चन ऐसे बनाओ कि अपने दम से बनाओ, मेरी हिंट के बिना, तभी तो बुद्धि तेज होगा और कंसेप्ट भी अच्छा रहेगा। अदरवाइज सिर्फ आसान क्वेश्चन बना पाएंगे, मुश्किल वाले नहीं बना पाएंगे। ये लो, पानी पे बोट चल रही है, पानी की दिशा ये है और बोट की दिशा अपोजिट है। बोट का वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रहा है v, यानी स्पीड प्रोड्यूस हो रहा है v नाम का। बोट में लगा है मोटर जिसमें जल रहा है पेट्रोल, और वो भी प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ बोट। तो स्पीड को हमने बोल दिया है v, तो स्पीड का क्यूब के प्रोपोर्शनल है। तो जितना स्पीड बढ़ाएंगे उसके क्यूब के अनुसार हमारा पेट्रोल बर्न बढ़ेगा। तो मान लीजिए कि पेट्रोल बर्न 1 घंटे में, पेट्रोल बर्न को हमने P मान लिया, तो ये दिया है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड क्यूब। स्पीड को V बोला हमने, तो P इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ V क्यूब हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम बिना बताए किसी को हटा देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा पर हट जाएगा। अब इस बोट का एक्चुअल वेलोसिटी क्या होने वाला है? बोट तो अपना v स्पीड से जा रहा है लेकिन नीचे से पानी गायब हो रहा है, तो इसलिए एक्चुअल वेलोसिटी क्या मिलेगी? उसकी वेलोसिटी माइनस करंट v माइनस सी माइल्स पर आवर, ये बोट की एक्चुअल वेलोसिटी है।
अब मान लो कि ये ऑब्जर्वेशन हमने एक डिस्टेंस से लेकर के एक पॉइंट से और 2 किलोमीटर दूर तक हमने करा है, तो उस डिस्टेंस को फिक्स कर लेते हैं कि कितने डिस्टेंस तक हम ये ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं। तो उस डिस्टेंस का नाम मैंने मान लो यहाँ से बोट चलाना शुरू किया 2-4-5 किलोमीटर दूर, डी डिस्टेंस मान लिया, या डी किलोमीटर दूर, या डी माइल्स पे, यहाँ यूनिट माइल्स में है, तो डी माइल्स का डिस्टेंस हमने कवर किया बोट से। अब डी माइल्स का डिस्टेंस कवर करने के लिए हमको टी आर का समय लगा है, टाइम लगा है टी घंटा। तो अब बता दो कि कितना टाइम लगा डी डिस्टेंस कवर करने में। तो टाइम टू कवर डिस्टेंस डी, अरे हाँ, टाइम को हमने टी माना है, ये पूरे प्रोसेस होने में टाइम टी घंटा लगा है, तो वो टाइम टी घंटा ऐसे निकलेगा। कितना टाइम लगा डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन एक्चुअल वेलोसिटी, यही तो होता है टाइम का फॉर्मूला। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन v माइनस सी, इतना घंटा हमको टाइम लगेगा पूरे एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने में। अब हमको चाहिए पेट्रोल बर्न, तो अब अगर 1 घंटे में पेट्रोल P बर्न हो रहा है तो T घंटे में पेट्रोल PT बर्न होगा। तो टोटल पेट्रोल बर्न फॉर टाइम T इज इक्वल टू PT। P का मतलब K टाइम्स ऑफ V क्यूब और T का मतलब D डिवाइडेड बाई V माइनस सी। सिंपली इसे डिफरेंशिएट करेंगे। अब उसके अंदर जो कंपोजिशन आपको नज़र आ रहा है, इस कंपोजिशन में D कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है। यहाँ एक बात लिख देंगे, हेयर K, D and C are constant, only V is variable. So petrol burn is a function of V. तो PV is equal to KD V cube divided by V minus C. तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, हमको KD तो बाहर ही रहेगा, V माइनस सी कॉन्स्टेंट रखते हुए V क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे 3V स्क्वायर। अब माइनस V क्यूब कॉन्स्टेंट रखते हुए V माइनस सी को डिफरेंशिएट करेंगे और इसको V के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे 1 और डिवाइडेड बाय V माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब हम 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करने पर ये चीज़ कांस्टेंट रह जाएगी, बस यही चीज़ 0 कहलाएगी। मतलब 3V क्यूब माइनस 3CV स्क्वायर अब माइनस V क्यूब इज इक्वल टू 0। 3V क्यूब माइनस V क्यूब कितना जी, 2V क्यूब अब माइनस 3CV स्क्वायर इज इक्वल टू 0। V स्क्वायर से V क्यूब गायब हो जाएगा, V इज इक्वल टू मिल जाएगा 3C/2। ठीक है, तो 3C/2 अब ये बात कैसे पता चलेगा कि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है? तो या तो डबल डेरिवेटिव से या फिर सिंगल डेरिवेटिव का साइन स्कीम से। तो C पक्का पॉजिटिव नंबर है, ये बात आपको पता है। तो 3C/2 एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये तो V नम का जो 3C/2 रहा ये पॉजिटिव नंबर है। इससे छोटा 0 ले लो और 0 पे इसकी वैल्यू चेक कर लो, अगर पॉजिटिव आई तो इसका मतलब सीन ऐसा बन रहा है कि 3C/2 से पहले पॉजिटिव है और उसके बाद नेगेटिव बनेगा, मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है वो। ऐसा ही ना होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो 0 पे चेक करते हैं, तो अगर मैं V की वैल्यू 0 ले लूँ तो ये चीज़ 0 बन जाएगी, ये चीज़ 0 बन जाएगी, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। तो 0 डिवाइडेड बाय, और ये चीज़ पॉजिटिव है, K पॉजिटिव है, डिस्टेंस पॉजिटिव है, K नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, नेगेटिव कैसे संभव हो सकता है? K इंटू डी डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, तो ये पूरी चीज़ पॉजिटिव हुआ था। एट x इज इक्वल टू 0, सॉरी एट v इज इक्वल टू 0, डेरिवेटिव की क्वांटिटी क्या आ रही है? डेरिवेटिव क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव आ रही है।
एट v इक्वल टू 0 p प्राइम ऑफ v इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव गया, हेंस v इक्वल टू 3c/2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। इसीलिए मोस्ट इकोनॉमिकल वेलोसिटी, स्पीड वेलोसिटी नहीं है वो, इज इक्वल टू 3c/2। एक भी बच्चा अगर ये क्वेश्चन अपने दम से बना लेता मेरे को बड़ा मज़ा आता। चलो कोई नहीं, जो आप अपने दम से बना सकते हो वो देता हूँ। A private telephone company serving a small community, private telephone company serving a small community। नींद आ रहा है सर आपको? तो रात में सो ना। Small community, serving a small community makes a profit of Rs 12.00 per subscriber, Rs 12.00 per subscriber, कामा। अब अगर इस एक बंदा जो है वो टेलीफोन कंपनी चलाता है, 12 रुपये पर सब्सक्राइबर के हिसाब से प्रॉफिट अभी ले रहा है, पर अगर उस बंदे को 725 या उससे ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो वो प्रॉफिट पर कस्टमर घटाएगा। इफ़ इट हैज़ 725 सब्सक्राइबर्स, इफ़ इट हैज़ 725 सब्सक्राइबर, फुल स्टॉप। ये व्यक्ति 725 सब्सक्राइबर तक के कस्टमर बेस पर 12 रुपये पर कस्टमर का प्रॉफिट ले रहा है। अगला लाइन में लिखें, इट्स डिसाइड्स, इट डिसाइड्स टू रिड्यूस द रेट by a fixed sum for each subscriber over 725, each subscriber over 725 comma thereby reducing the profit by 1 पैसे, thereby reducing the profit by 1 पैसे पर सब्सक्राइबर। बहुत सस्ता किया। reducing the profit by 1 पैसे पर सब्सक्राइबर। समझना इस बात को, ये बहुत सस्ता सचमुच में है। एक नज़र में नहीं समझ रहा, मतलब 725 सब्सक्राइबर है तो बंदा 12 रुपये पर सब्सक्राइबर प्रॉफिट ले रहा है, लेकिन 726 सब्सक्राइबर होगा तो अब वो 11.99 रुपीज़ पर सब्सक्राइबर प्रॉफिट लेगा, और अगर 727 सब्सक्राइबर हुआ तो अब वो 11.98 का प्रॉफिट लेगा। एक सब्सक्राइबर बढ़ने से 1 पैसे कम कर रहा है। 100 सब्सक्राइबर बढ़ गए तो 1 रुपये कम हो जाएंगे, और अगर गलती से 725 से मतलब 1200 सब्सक्राइबर बढ़ गए, गायब। 1500 बढ़ गए, घाटे में जारी बिजनेस।
10 देयर विल बी प्रॉफिट, लिखना 10 देयर विल बी प्रॉफिट ऑफ there will be profit of Rs 11.99 on each of the 726 subscribers, on each of the 726 subscribers, comma Rs 11.98 on each of 727 subscribers, etc. आप समझ तो गए हो कि क्या कहा गया है, बता तो दिया हूं मैंने. What is the number of subscriber? इस नीति नियम के साथ what is the number of subscribers which will give the company the maximum profit. मतलब बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो घाटा भी होगा, प्रॉफिट गायब हो जाएगा इस नियम से. तो ऐसा कितने सब्सक्राइबर तक लाया जाए ताकि प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए. ये वाले नियम में ये नहीं चलेगा जितना जितना कस्टमर होगा उतना पैसा आएगा, जितना कस्टमर होगा उतना पैसा घटेगा.